9 चैप्टर हो गया था ना। 10वां चैप्टर चालू करेंगे ना। क्वेश्चन हो गया था ना, हो गया। चलिए तो 10वीं चैप्टर की शुरुआत करते हैं। लंबे समय के बाद क्लास ले रहे थे नहीं हम। अरे हल्ला क्या करते हैं, क्या हुआ? यहाँ ठीक है, यहाँ ठीक है, वातावरण ठीक है। वहाँ पर जो जरूरत था वहाँ पर लगवा दिए, लग गया है, ठीक है। वहाँ पर जरूरत थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी वहाँ पर। यहाँ पर नॉर्मली ये सहन लायक है, ठीक है। सहनीय, ऐसा नहीं कि असहनीय गर्मी यहाँ पर रही है, ठीक है ना। धीरे धीरे आप नौकरी करिए ना, हर जगह एसी लगा देंगे हम, मुसल्लपुर हाट में लगा देंगे, ठीक है। कल आप नौकरी, आपके नौकरी का हम वेट कर रहे हैं। आप नौकरी लीजिए, हर मनोकामना आपका भी पूरी हो, हमारी पूरी हो। सावन भी आने वाला है, ठीक है। अरे हल्ला मत करिए। आइए चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, यानी तत्व, और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन यानी कि आवर्ती वर्गीकरण। आवर्ती वर्गीकरण, तत्व का आवर्ती वर्गीकरण। अब तत्व का आवर्ती वर्गीकरण क्या है, इसको पहले समझते हैं कि तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण का मतलब क्या होता है। दोस्तों ध्यान दीजिए कि अब तक 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। अब तक 118 तत्वों की खोज हो चुकी है, और 118 तत्वों में कुछ तत्व के गुण एक समान है, कुछ तत्व के गुण एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है। कितने तत्वों की खोज हो चुकी है? इन तत्वों में कुछ कुछ तत्व ऐसे हैं जिनके गुण लगभग लगभग क्या है, और कुछ तत्व के गुण एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है। जैसे जो गुण सोडियम में है लगभग लगभग वही गुण किसमें है? पोटेशियम में है। जो गुण एल्युमिनियम में है लगभग लगभग वही गुण गैलियम में है। तो जो गुण सोना में है लगभग लगभग उसी तरह का गुण किसमें है? चांदी में है, लगभग लगभग, हूबहू तो नहीं। तो 118 तत्वों की अब तक खोज हो चुकी है, और 118 तत्वों में कुछ तत्व ऐसे हैं जिनके गुण एक दूसरे के समान हैं, लगभग समान है, जबकि कुछ तत्व, और जबकि कई तत्वों के गुण एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है। सोडियम है, सोना का गुण एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है। तो 118 तत्वों की खोज हो चुकी है, कुछ तत्व के गुण लगभग लगभग समान है, जबकि कई तत्व के गुण एक दूसरे से बिल्कुल क्या है? भिन्न। समान गुण वाले तत्वों को, ठीक है ना, समान गुण वाले तत्वों को एक समूह में रखना, या समान गुण वाले तत्वों से एक समूह का निर्माण करना ही क्या कहलाता है दोस्तों? क्या कहलाता है? आवर्ती वर्गीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है?
आवर्ती वर्गीकरण कहलाता। तो आवर्ती वर्गीकरण का मतलब होता है कि समान गुण वाले तत्वों को एक समूह में ला देना। क्लियर हो गया? बात समझ गए कि नहीं? तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण करने का मतलब है कि समान समान गुण वाले तत्वों की पहचान करके उनका एक समूह बना दिया जाए। समान गुण वाले तत्वों का चयन करके उसको एक समूह के रूप में व्यवस्थित करना ही आवर्ती वर्गीकरण कहलाता है, आवर्ती वर्गीकरण कहलाता है। तो आवर्ती वर्गीकरण क्या है, अब समझ गए कि नहीं समझ गए? 118 तत्वों में कुछ तत्व के गुण एक दूसरे के लगभग समान है, जबकि कई तत्व के गुण एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है। समान गुण वाले तत्वों की पहचान कर उन्हें एक समूह के रूप में वर्गीकृत करना, क्लासीफाई करना ही तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण कहलाता है। लेकिन अब दूसरा सवाल यह है दोस्तों कि आवर्ती वर्गीकरण करना जरूरी क्यों है? ये तो समझ गए कि आवर्ती वर्गीकरण क्या है। तो समान गुण वाले तत्वों को एक समूह में रखना क्या है? आवर्ती वर्गीकरण। समान गुण वाले तत्वों को एक समूह में रखना क्या है? आवर्ती वर्गीकरण। लेकिन आवर्ती वर्गीकरण करना क्यों जरूरी है? आवर्ती वर्गीकरण करना क्यों जरूरी है? तो आवर्ती वर्गीकरण करना क्यों जरूरी है, इसको आप समझिए। आवर्ती वर्गीकरण क्यों करना जरूरी है ये समझिए कि 118 तत्व हैं और 118 तत्व के गुणों का अध्ययन हम एक एक करके करने लगेंगे ना, तो ये बहुत ही जटिल हो जाएगा और उनके गुणों को याद रखना भी बहुत कठिन हो जाएगा। यानी कि वर्तमान समय में इतने अधिक तत्व की खोज हो चुकी है कि हम उनका एक एक करके अध्ययन तो करेंगे, लेकिन वह काफी जटिल हो जाएगा और इसके अलावे हम उनके गुणों को अच्छी तरह याद भी नहीं रख सकते। तत्वों के गुणों का अध्ययन करना आसान हो जाए, तत्वों के गुणों का अध्ययन करना आसान हो जाए, इसीलिए हम करते हैं तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। तो तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण इसलिए करना जरूरी है कि हम एक एक करके तत्व के गुणों को पढ़ेंगे ना तो काफी जटिल हो जाएगा, काफी जटिल हो जाएगा। जो भी बायोलॉजी पढ़े होंगे, बायोलॉजी में भी एक चैप्टर है क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। पृथ्वी पर इतने अधिक सजीव है कि समान गुण वाले सजीव को एक समूह में रख करके तब उसका अध्ययन किया जाता है। ठीक उसी तरह केमिस्ट्री में इतने सारे तत्व हैं कि एक एक करके उसका अध्ययन करना संभव नहीं हो पाएगा भी तो वो काफी जटिल हो जाएगा और उसे याद रखना भी संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण करते हैं। यानी तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण करने का मुख्य उद्देश्य, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण करने का मुख्य उद्देश्य तत्वों के गुणों के अध्ययन को आसान बनाना है। तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण करने का मुख्य उद्देश्य तत्वों के गुणों के अध्ययन को आसान बनाना है। क्लियर हो गया? बात को समझ गए? आवर्ती वर्गीकरण क्या है और यह क्यों करना जरूरी है, इस बात को आप समझे कि समझे। समान गुण वाले तत्वों को एक समूह के रूप में वर्गीकृत करना ही क्या कहलाता है? आवर्ती वर्गीकरण कहलाता है। समान गुण वाले तत्वों को एक समूह में रखना ही क्या कहलाता? आवर्ती वर्गीकरण कहलाता है। और ये करना इसलिए जरूरी है कि ताकि तत्वों के गुणों का अध्ययन करना क्या हो जाए? आसान हो जाए। क्लियर हो गया? हालांकि आवर्ती वर्गीकरण करने का मुख्य उद्देश्य तो आप समझ ही गए हैं, लेकिन
आवर्ती वर्गीकरण के और भी कई फायदे हैं और आवर्ती वर्गीकरण से हमें क्या क्या लाभ मिलते हैं या आवर्ती वर्गीकरण के क्या क्या फायदे हैं उसको आप फिर से एक बार पुनः समझिए। सबसे बड़ा फायदा है आवर्ती वर्गीकरण करने का कि इससे तत्वों के गुणों का अध्ययन क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। लेकिन आवर्ती वर्गीकरण तत्व के गुणों के अध्ययन को आसान किस रूप में बनाता है? आवर्ती वर्गीकरण तत्व के गुणों के अध्ययन को आसान किस तरह से बनाता है? तो आप समझ गए हैं कि समान गुण वाले तत्व क्या है एक समूह में, जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये 4 तत्व हैं। इनके गुण लगभग समान है। इसको एक बार में रख दिए और यह आवर्ती वर्गीकरण कहलाया। तो आवर्ती वर्गीकरण का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसके तहत हमने समान गुण वाले तत्व को एक समूह में रख दिए हैं। अब इससे फायदा क्या होता है कि आप इस समूह में किसी एक तत्व के गुणों को याद कर लीजिए, किसी एक तत्व के गुणों को याद कर लीजिए, बाकी सारे गुण सबके क्या है, समान। तो आवर्ती वर्गीकरण तत्व के गुणों को अध्ययन आसान कर देता है। और किस रूप में कर देता है? तो आवर्ती वर्गीकरण में हमने समान गुण वाले तत्वों को एक समूह कर दिए। अब हम करेंगे क्या, समूह में किसी एक के बारे में पढ़ लेंगे, किसी एक के बारे में पढ़ लेंगे, बाकी सबका हमें अंदाजा लग जाएगा क्योंकि समान गुण है सबके। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो आवर्ती वर्गीकरण तत्व के गुणों को अध्ययन को आसान कर लेता है। आवर्ती वर्गीकरण कर देने के उपरांत समूह के किसी एक तत्व के गुणों को पढ़कर बाकी सारे तत्व के गुणों का सही अंदाजा लगाया जा सकता है। और आवर्ती वर्गीकरण के दौरान कोई एक समूह नहीं बनते, कई समूह बनते हैं। आवर्ती वर्गीकरण आपको यह भी बता देगा कि भिन्न भिन्न समूह के तत्व के गुणों में कितना अंतर है, यह भी हम जान सकते हैं। आवर्ती वर्गीकरण के तहत समान गुण वाले तत्वों को मिलाकर जो समूह बनाए हैं, उन भिन्न भिन्न समूह के तत्वों के गुण एक दूसरे से अलग होते हैं। और भिन्न भिन्न समूह के तत्व के गुण एक दूसरे से अलग किस प्रकार है, इसकी भी जानकारी हमें मिल जाती है। किससे? आवर्ती वर्गीकरण से। तो आवर्ती वर्गीकरण तत्व के गुणों के अध्ययन को आसान बनाता है। आवर्ती वर्गीकरण के तहत हम समूह के किसी एक तत्व के गुणों का अध्ययन करके बाकी सारे तत्व के गुणों का आसानी से पता लगा सकते हैं। आवर्ती वर्गीकरण हमें यह भी बतलाता है कि दोस्तों की समान गुण भिन्न भिन्न वर्ग के जो तत्व हैं उनके बीच गुणों को लेकर कितना अंतर है, गुणों के लेकर कितना अंतर है। तो आवर्ती वर्गीकरण के कई फायदे हैं। हम फायदे को आपके नोट में 4 पॉइंट में इंडिकेट किए हैं, उसको आप पढ़िएगा, आवर्ती वर्गीकरण के फायदे या वर्गीकरण के फायदे को। समझ गए? चारों पॉइंट को समझे कि नहीं समझे? चलिए, ऑनलाइन वाले दोस्तों बताइए समझे कि नहीं। यहां पर 2-3 बात समझे हम। पहली कि आवर्ती वर्गीकरण पीरियोडिक क्लासिफिकेशन क्या है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन करना क्यों जरूरी है, और जब पीरियोडिक क्लासिफिकेशन हम कर देते हैं तो इससे क्या क्या फायदे हमें होते हैं। हम इन 3 बात का जिक्र किए हैं और बेशक इन तीनों बात को आप अच्छी तरह से समझ चुके। अब आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। आवर्ती वर्गीकरण कैसे शुरू हुआ, किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले आवर्ती वर्गीकरण को प्रारंभ किए और कैसे कैसे आवर्ती वर्गीकरण के क्षेत्र में विकास होते गया। चलिए, सभी ऑनलाइन दोस्तों बिल्कुल अच्छी तरह से समझ रहे हैं। छोटू कुमार, धीरेन्द्र कुमार, वंदना कुमारी,
चलिए आइए दोस्तों, केमिस्ट्री के पिता कौन है? लेबोजियर। लेबोजियर केमिस्ट्री के पिता है। और तत्वों का वर्गीकरण, आवर्ती वर्गीकरण तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर वर्गीकरण की बात करें तो वर्गीकरण, तत्वों को वर्गीकृत करने का सर्वप्रथम प्रयास लेबोजियर के द्वारा ही हुआ था। तत्व के गुणों के अध्ययन को आसान बनाने के लिए तत्व को सबसे पहले वर्गीकृत करने का प्रयास किसने किया? लेबोजियर ने किया। लेबोजियर ने सारे तत्वों को मात्र 2 वर्गों में विभाजित किया, एक मेटल और दूसरा नॉन मेटल, अधातु। तो तत्व के गुणों के अध्ययन को आसान बनाने के लिए वर्गीकरण का सर्वप्रथम प्रयास केमिस्ट्री के पिता लेबोजियर के द्वारा ही हुआ था। लेबोजियर ने सारे तत्वों को मात्र 2 समूहों में विभक्त किए थे, एक मेटल दूसरा नॉन मेटल। लेकिन इनका वर्गीकरण, लेबोजियर का जो ये धातु और अधातु के रूप में वर्गीकरण हुआ था, ये वर्गीकरण तत्व के गुणों के अध्ययन को आसान नहीं बना पाया। अब धातु अधातु के रूप में वर्गीकृत करेंगे तो पता चलेगा कि सोडियम भी धातु है, सोना भी धातु है और उसके बाद सीसा भी धातु है। लेबोजियर ने सारे धातु को एक ही वर्ग में रख दिया था, और सारे धातु को एक ही वर्ग में रख देंगे तो सोडियम भी उसी वर्ग में है, सोना भी उसी वर्ग में है, सीसा भी उसी वर्ग में है, और तीनों तत्व के गुण कहीं से भी एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन वो एक ही वर्ग में है लेबोजियर के। ठीक उसी तरह सारे अधातु को एक ही वर्ग में रख दिया गया। अब सारे अधातु को एक ही वर्ग में रख दिया गया तो फ्लोरीन भी उसी वर्ग में आएगा, क्लोरीन भी उसी वर्ग में आएगा, ऑक्सीजन भी उसी वर्ग में आएगा, नाइट्रोजन भी उसी वर्ग में आएगा। सभी के सभी अधातु है, लेकिन बिल्कुल भी एक दूसरे का गुण नहीं मिलते। ऑक्सीजन जिंदा रहने के लिए जरूरी है, क्लोरीन मार देगा आदमी को, इतनी ज्यादा गुणों को लेकर अंतर है। क्लोरीन बड़ी गंध देने वाली और हानिकारक गैस है मानव के लिए या जंतु के लिए। तो तत्व के गुणों के अध्ययन को आसान बनाने के लिए तत्वों के वर्गीकरण का प्रथम प्रयास किनके द्वारा हुआ? लेबोजियर के द्वारा हुआ। लेबोजियर ने सारे तत्वों को गुणों के आधार पर कितने वर्ग में बांटे? 2 वर्ग में, एक धातु का और दूसरा अधातु का, एक धातु का दूसरा अधातु का। लेकिन यह वर्गीकरण तत्व के गुणों के अध्ययन को आसान बनाने में सक्षम नहीं हो पाया और धीरे धीरे लेबोजियर का यह वर्गीकरण अमान्य हो गया। लेबोजियर का यह वर्गीकरण अमान्य हो गया। लेबोजियर जब फ्लॉप हो गया वर्गीकरण करने में, तब जानते हैं वर्गीकरण किया गया किसके आधार पर? वैलेंसी, संयोजकता के आधार पर। वैलेंसी यानी कि संयोजकता के आधार पर। लेबोजियर के वर्गीकरण जब अमान्य हो गया, वो तो होना ही था, उतना तो आप भी उस समय रहते तो कर देते। तो जब लेबोजियर का वर्गीकरण फ्लॉप हो गया, तब तत्वों को एक बार पुनः वर्गीकृत किया गया। किसके आधार पर? वैलेंसी के आधार पर वर्गीकृत किया गया। वैलेंसी के आधार पर, वैलेंसी के आधार पर वर्गीकरण मतलब एक समूह बनाया गया जिसमें सबका वैलेंसी कितना? 1 है। एक ऐसा वर्ग बनाया गया जिसमें सबकी वैलेंसी कितना?
2 है। एक ऐसा वर्ग बनाएगा जिसमें सबकी वैलेंसी कितना 4। एक ऐसा वर्ग बनाया सबकी वैलेंसी कितना है 4 है। इस तरह वर्गीकरण किया गया। लेकिन वैलेंसी के आधार पर वर्गीकरण करिएगा तो भी यह वर्गीकरण, मान लीजिए सोडियम का भी वैलेंसी 1 होता है, क्लोरीन का भी वैलेंसी 1 ही होता है। मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 होता है, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होता है, लोहा की वैलेंसी 2 होता है, और लोहा का वैलेंसी 3 भी होता है। 2 3 दोनों होता है लोहा की वैलेंसी। तो लेबेजियर के वर्गीकरण जब अमान्य हो गए तो वैज्ञानिकों ने तत्व का वर्गीकरण वैलेंसी के आधार पर किया। अब वैलेंसी के आधार पर किसने किया वर्गीकरण, इसमें किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं आते हैं। जहां भी यह देखने को मिलता है तो सिर्फ यही कि वैलेंसी के आधार पर वर्गीकरण हुआ। किसने किया तो किसी खास वैज्ञानिक का नाम इस संदर्भ में देखने को नहीं मिलता है कहीं पर। लेकिन यह तय है कि लेबेजियर के बाद तत्वों का वर्गीकरण वैलेंसी के आधार पर किया गया। और अगर वैलेंसी के आधार पर भी वर्गीकरण करते हैं तो यह वर्गीकरण पूरी तरह से सही नहीं है तत्व के गुणों के अध्ययन को आसान बनाने के लिए। क्योंकि वैलेंसी के आधार पर भी अगर वर्ग बनाया जाए तो एक ही वर्ग में सोडियम आएंगे, एक ही उसी वर्ग में क्लोरीन आएंगे, क्योंकि दोनों की वैलेंसी समान है, जबकि दोनों के गुणों में काफी अंतर है। एक धातु है, दूसरा अधातु है, एक ठोस है तो दूसरा गैस है। तो लेबेजियर के बाद जो वैलेंसी के आधार पर वर्गीकरण किया गया, लेबेजियर के बाद जो वैलेंसी के आधार पर वर्गीकरण किया गया, यह वर्गीकरण भी कुछ दिनों तक चला। उसके बाद धीरे 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 यह वर्गीकरण भी क्या हो गया, अमान्य हो गया। यानी कि केमिस्ट्री के विकास के प्रारंभिक चरणों में तत्व के गुणों के अध्ययन को आसान बनाने के लिए वर्गीकरण करने का प्रयास लेबेजियर के द्वारा हुआ और उसके बाद वैलेंसी के आधार पर वर्गीकरण किया गया। लेकिन ये दोनों वर्गीकरण तत्व के गुणों के अध्ययन को आसान बनाने के लिए तत्व के गुणों को आसान बनाने में विफल रहा और अंततः दोनों वर्गीकरण धीरे धीरे लुप्त हो गई। अब कहिएगा जो चीज लुप्त हो गया तो झूठ मूठ के न पढ़ा रहे हैं, डायरेक्ट जो है वो पढ़ाते हैं। ये बात भी जानना बहुत जरूरी है। वैज्ञानिक के सिर्फ खोज को पढ़ना बहुत बड़ी बात नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक के द्वारा किए गए प्रयासों को भी पढ़ना बहुत अहम है, ताकि उस प्रयासों से हमें कुछ नया सीख मिले और हम विज्ञान में कुछ नई बातों को और जोड़ पाए। ये हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये अल्बर्ट आइंस्टीन महान वैज्ञानिक, आप जानते होंगे उनके नाम, उन्होंने कहा था। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों, अब वर्गीकरण के क्षेत्र में कदम रख रहे हैं डोबरेनर। डोबेराइनर वर्गीकरण का जो प्रथम प्रयास आप कह सकते हैं, क्योंकि लेबेजियर या वैलेंसी के आधार पर जो वर्गीकरण हुआ, उनको वर्गीकरण के प्रयासों के अंतर्गत कोई भी राइटर नहीं रख रहे हैं। लेकिन डोबरेनर जो कहां के थे, जर्मनी के थे। कहां थे? जर्मनी के थे। जॉन डोबरेनर तत्वों के वर्गीकरण का जो प्रयास किया था, वो प्रयास तत्व के वर्गीकरण के प्रथम प्रयास के रूप में अंकित है। यानी कि तत्व के वर्गीकरण करने का जो पहला प्रयास हुआ था, उसमें नाम किसका आता है? डोबरेनर का आता है। और डोबरेनर ने तत्वों के वर्गीकरण करने के लिए अपने समय में उनके समय में जितने तत्व ज्ञात थे,
उन तत्वों का 3-3 समूह बनाए, उन तत्वों का 3-3 समूह बनाए, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। डोबरेनर ने जो जर्मनी के थे, डोबरेनर ने तत्वों का वर्गीकरण करने के लिए उनके समय में जितने तत्व की पहचान हुई थी, उन तत्वों को लेकर वे उन तत्वों में से 3-3 तत्वों का समूह बनाए। और डोबरेनर ने तत्वों के वर्गीकरण के लिए 3-3 तत्वों का जो समूह बनाया, उसको कहा गया ट्राइड। क्या कहना? ट्राइड कहा गया, यानी क्या कहा गया? तिर्यक कहा गया। डोबरेनर ने तत्वों के वर्गीकरण के लिए अपने समय में उपलब्ध तत्वों का 3-3 तत्वों का एक समूह बनाया और उसे क्या कहा गया? तिर्यक कहा। और वर्गीकरण के लिए डोबरेनर ने जो नियम बनाए, वो नियम भी ट्राइड रूल के नाम से प्रसिद्ध हुआ, तिर्यक नियम से प्रसिद्ध हुआ। यानी तत्वों के वर्गीकरण के संबंध में ट्राइड रूल का प्रतिपादन किसके द्वारा हुआ? और डोबरेनर के वर्गीकरण से संबंधित ट्राइड रूल या तिर्यक नियम को तिर्यक नियम इसलिए कहा गया कि उन्होंने तत्वों के 3-3 तत्वों का एक समूह बनाया था, 3-3 तत्वों का एक समूह बनाया था। इसलिए इसे क्या कहा गया? ट्राइड कहा गया। क्या कहा गया? ट्राइड कहा गया। अब इसके नियम को समझिए। डोबरेनर का ट्राइड नियम है कि तिर्यक के तत्वों को अगर बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया जाए, तिर्यक के तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया जाए, तिर्यक के तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया जाए, तिर्यक के तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया जाए, तो बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान, बीच वाले का परमाणु द्रव्यमान, बीच वाले का परमाणु द्रव्यमान शेष दो तत्व के परमाणु द्रव्यमान के शेष 2 तत्व के परमाणु द्रव्यमान के औसत के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। शेष 2 तत्व के परमाणु द्रव्यमान के औसत के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्लियर है? बात समझ गए? डोबरेनर ने तत्वों के वर्गीकरण के संदर्भ में जो नियम प्रतिपादित किए उसे क्या कहा गया? तिर्यक नियम। डोबरेनर के नियम को तिर्यक नियम इसलिए कहा गया क्योंकि उन्होंने अपने समय के ज्ञात तत्वों में से 3-3 तत्वों का एक समूह बनाया और ये नियम दिया कि तिर्यक के तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान पर सजाया जाए, तिर्यक के तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया जाए, तिर्यक के तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया जाए, तो तिर्यक के बीच वाले का परमाणु द्रव्यमान शेष 2 तत्व के परमाणु द्रव्यमान के औसत के क्या होते हैं? बराबर होते। उदाहरण के लिए दोस्तों, डोबरेनर का एक ट्राइड है लिथियम, सोडियम और लिथियम का परमाणु द्रव्यमान, सोडियम का, पोटेशियम का 39 बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान में है कि नहीं है? तो बीच वाले का परमाणु द्रव्यमान, बीच वाले परमाणु द्रव्यमान किनारे वाले के परमाणु द्रव्यमान के औसत के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। किनारे वाले के औसत के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। 9 7 16 46/2 यानी कितना? 23। सोडियम का कितना है? 23। क्लियर हो गया? बातों को समझ गए? ट्राइड के तत्व को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया जाए,
तो बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान, बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान शेष दो तत्व के परमाणु द्रव्यमान के योग के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। शेष दो तत्व के योग के बराबर होते हैं और तिर्यक के तत्व को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाना पड़ता है। तिर्यक के तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाना पड़ता है। यानी कि अगर आप इसको सजा दीजिएगा सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, तो यह आपका तिर्यक गलत है। तिर्यक में सजाना है किस आधार पर? बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाना तिर्यक के तत्वों। क्लियर हो गया? समझ गए? यानी कि लेबाजियर और वायलेंसी के आधार पर जो वर्गीकरण हुआ था, आप कह सकते हैं कि वे वर्गीकरण वैज्ञानिक वर्गीकरण नहीं हुआ था, सीधा सीधा हो गया था। वर्गीकरण का जो सबसे पहला प्रयास डोबरेनर ने किए हैं, तो डोबरेनर ने अपने वर्गीकरण के संदर्भ में ये बात बतला रहे हैं कि तत्व के जो परमाणु द्रव्यमान होते हैं और तत्व के जो गुण होते हैं, निश्चित ही उनके बीच क्या है संबंध। डोबरेनर तत्वों के वर्गीकरण के लिए जो तिर्यक नियम पेश किए हैं, डोबरेनर तत्वों के वर्गीकरण के लिए जो तिर्यक नियम पेश किए हैं, इस नियम के तहत डोबरेनर ये बताने का कोशिश किए हैं कि जरूर ही तत्व के परमाणु द्रव्यमान और गुणों के बीच एक संबंध है। जरूरी तत्व के परमाणु द्रव्यमान और उनके गुणों के बीच एक संबंध है। क्लियर हो गया? समझ गए? लेकिन डोबरेनर का तिर्यक नियम भी सब पर लागू होता ही नहीं। डोबरेनर का तिर्यक नियम भी ज्यादा दिनों तक मान्य नहीं रहा। कुछ दिनों के उपरांत डोबरेनर के तिर्यक नियम अमान्य हो गया। और डोबरेनर का तिर्यक नियम क्यों अमान्य हो गया? डोबरेनर का तिर्यक नियम क्यों अमान्य हो गया? तो डोबरेनर का तिर्यक नियम इसलिए अमान्य हो गया कि ये सभी तत्वों पर लागू होता ही। डोबरेनर का तिर्यक नियम सभी तत्वों पर लागू होता ही नहीं है, सभी तत्वों पर लागू होता ही नहीं। ये कुछ गिने चुने तत्वों पर ही इसका नियम लागू होता है, और जिन गिने चुने तत्वों पर डोबरेनर का तिर्यक नियम लागू होता है, वो सारा तिर्यक आपके नोट में दिया हुआ है। कुल कितने तिर्यक दिया हुआ है? 4। चारों तिर्यक को याद रखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है कि कौन डोबरेनर का तिर्यक नहीं है। तो डोबरेनर का तिर्यक में आपको कितना याद रखना है? 4। कितना याद रखना है? 4 याद रखना। चारों हमको लगता है याद ही हो गया होगा। क्या जी? सबसे पहले लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, उसके बाद कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, तीसरा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, चौथा सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम। ये 4 डोबरेनर का तिर्यक है। इन 4 को छोड़कर बाकी तत्वों पर डोबरेनर का तिर्यक नियम पूरी तरह से लागू होता ही नहीं है। और निश्चित तौर पर जब किसी वर्गीकरण में सारे तत्व शामिल ही नहीं हो सकते हैं, तो क्या लगता कि वो वर्गीकरण ज्यादा दिनों तक मान्य रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। इस तरह से डोबरेनर का तिर्यक नियम धीरे धीरे क्या हो गया? अमान्य हो गया, जिसका सबसे बड़ा कारण था कि उन्होंने उनका जो नियम है उनका जो नियम है वह नियम सारे तत्वों पर लागू होता ही नहीं है। कुछ गिने चुने तत्वों पर लागू होता है। वो गिने हुए चुने तत्व आपके सामने में है, इसको याद रखना जरूरी है। लेकिन डोबरेनर का नियम जरूर अमान्य हो गया। डोबरेनर का तिर्यक नियम जरूर अमान्य हो गया, लेकिन एक बात डोबरेनर ने बहुत बहुत
महत्वपूर्ण बात पता लगाई कि तत्व के परमाणु द्रव्यमान और उनके गुणों के बीच कोई ना कोई संबंध है। तत्व के परमाणु द्रव्यमान और उनके गुणों के बीच कोई ना कोई संबंध है। क्लियर? जब दोस्तों डोबरेनर फ्लॉप कर गया, तब इस क्षेत्र में अब कौन उतरे हैं? न्यूलैंड। अब इस क्षेत्र में कौन उतर गए हैं? न्यूलैंड। न्यूलैंड न्यूलैंड ब्रिटेन के थे, यानी इंग्लैंड के थे। न्यूलैंड ब्रिटेन या इंग्लैंड के निवासी थे और डोबरेनर के तत्वों के वर्गीकरण के संदर्भ में जब तिर्यक नियम फैल कर गया, तब न्यूलैंड ने वर्गीकरण के अपने प्रयास किए और न्यूलैंड ने तत्व के वर्गीकरण के लिए एक अलग नियम का प्रतिपादन किया और इनका नियम दोस्तों ऑक्टेव रूल से विख्यात है। इनका नियम किससे लिए विख्यात है? ऑक्टेव रूल के लिए विख्यात है। और इसे हिंदी में कहते हैं क्या? अष्टक नियम कहते हैं। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? अष्टक नियम कहते हैं। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? अष्टक नियम कहते हैं, ऑक्टेव रूल। अब अष्टक नियम क्या कहता है? न्यूलैंड का जो अष्टक नियम क्या कहता है, जिसको आप सुन लीजिए, पढ़ना है तो पढ़ लीजिए नोट में। न्यूलैंड के अष्टक नियम के अंतर्गत ये बात आती है कि तत्व के परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, तत्व को उसके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर बढ़ते क्रम में अगर सजाया जाए, तत्व को अपने परमाणु द्रव्यमान के आधार पर अगर बढ़ते क्रम में सजाया जाए, तो किसी भी तत्व से गिनती प्रारंभ करने पर आने वाला आठवां तत्व का गुण पहले तत्व के गुण से क्या होता है? समान होता। आठवें तत्व का गुण पहले तत्व के गुण से क्या होता है? समान होता है। ठीक उसी तरह जैसे संगीत का आठवां स्वर पहले के समान होता है। क्लियर हुआ? न्यूलैंड का अष्टक नियम यह बात बतलाता है कि अगर तत्व के परमाणु द्रव्यमान के आधार पर उसे बढ़ते क्रम में सजाएंगे, तो किसी भी तत्व से गिनती प्रारंभ करने पर आने वाला आठवां तत्व का गुण हूबहू पहले तत्व के गुण के समान होगा। हूबहू पहले तत्व के गुण के समान होगा। ठीक उसी प्रकार जैसे संगीत का आठवां ध्वनि पहले ध्वनि के क्या होता है? समान। और अगर न्यूलैंड की बात करिएगा तो न्यूलैंड के समय कुल कितने तत्व ज्ञात थे? 56 तत्व। न्यूलैंड जिस समय तत्वों के वर्गीकरण का प्रयास कर रहे थे, उस वर्गीकरण के दौरान उस वर्गीकरण के समय कितने तत्व ज्ञात थे? 56 तत्व को उन्होंने बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया। और न्यूलैंड ने तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर जो सजाया, तो किस प्रकार सजाया वो आपके नोट में दिया हुआ है। हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, सल्फर, फास्फोरस। पहले फास्फोरस होगा, उसके बाद सल्फर होगा, क्योंकि बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान। उसके बाद क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम, क्रोमियम, टिटेनियम, मैग्नीज और लोहा। हालांकि उनके
टेबल, उन्होंने एक टेबल बनाए थे, उनके टेबल में कुल कितने तत्व थे? 56। लेकिन इतने तत्व को हम समझ रहे हैं, ये तत्व बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर है। 1, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 19, 23, 24, 27, 28, 31, 32, 35.5, 39, 40, 52, 48, 55, 56 बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर है ना। यहां पर मिस्टेक है, यह मिस्टेक न्यूलैंड खुद किए, हमने किए हैं, ठीक है। तो न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या था? न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या था? न्यूलैंड का अष्टक नियम था कि अगर तत्व को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया जाए तो किसी भी तत्व से गिनती प्रारंभ करने पर आने वाला 8वां तत्व का गुण पहले तत्व के समान होगा। ये गिनती आप कहीं से प्रारंभ कीजिए। और तत्वों के बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर न्यूलैंड ने एक टेबल बनाया था, जो टेबल का कुछ अंश आपके सामने में है। हालांकि उनके टेबल में कुल 56 तत्व थे, यहां पर आपके सामने में 21 तत्व है। इसी टेबल के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं कि न्यूलैंड ने क्या बताने की प्रयास किया है अष्टक नियम के तहत। करा कि आप गिनती कहीं से भी प्रारंभ कीजिए, आप लिथियम से गिनती प्रारंभ कीजिए, लिथियम से गिनती प्रारंभ कीजिए, पहला तत्व, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। सोडियम क्या तत्व है? 8वां तत्व का गुण पहले के, सोडियम का गुण पहले के समान होगा। अब कहीं से भी गुणना प्रारंभ कीजिए। आप दोस्तों प्रारंभ कीजिए मैग्नीशियम से, मैग्नीशियम से प्रारंभ कीजिए। मैग्नीशियम क्या हो गया? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। मैग्नीशियम का गुण किसके समान है? कैल्शियम के समान है। कहीं से भी प्रारंभ करने पर गिनती में आने वाला 8वां तत्व का गुण किसके समान होगा? यानी कैल्शियम का गुण मैग्नीशियम के समान होगा, सोडियम का गुण लिथियम के समान होगा, एल्युमिनियम का गुण बोरन के समान होगा। गिनती करिएगा तो कहां पर 8वां आएगा वो आप समझ गए ना। 8वां एकदम सीध में आ जाता है। बोरन का गुण एल्युमिनियम के समान होगा, एल्युमिनियम का गुण क्रोमियम के समान होगा। क्या क्या हुआ? समान, समान। मैग्नीशियम का गुण कैल्शियम के गुण के समान है। हाँ, कैसे? ये न्यूलैंड बता रहे हैं। जो न्यूलैंड बताए वो आपके सामने में हूबहू बता रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, तो कैसे समान है वही तो बता रहे हैं। ये बता रहे हैं कि समान होगा, ठीक है ना। लेकिन आपको अचरज हो रहा है तो हम आ रहे हैं, अभी न्यूलैंड को गलती साबित करेंगे, इसलिए अचरज मत कीजिए, ठीक है ना। तो आप समझिए कि ये जो हम बता रहे करें, ये पूछ रहे हैं कि लिथियम का गुण सोडियम के कैसे समान होगा, तो ये बता रहे हैं कि ये समान है। अब लैब में जाकर चेक करिएगा, गुण समान मिलेगा। जिस तरह लिथियम रिएक्टिव है उसी तरह सोडियम भी रिएक्टिव है। बस समझे कि नहीं समझे? तो अब मैग्नीशियम का गुण सच में कैल्शियम के समान है। अब कैसे समान है? तो बिल्कुल है, ठीक है ना। इसलिए वो अब पहला 8वां के जोड़े बन चुके हैं न्यूलैंड के अनुसार। तो न्यूलैंड का जो अष्टक नियम के आधार पर टेबल बना था, उस टेबल को आप समझे कि नहीं समझे? लेकिन न्यूलैंड का जो ये अष्टक नियम है दोस्तों, न्यूलैंड का जो ये अष्टक नियम है, यह अष्टक नियम भी ज्यादा दिनों तक मान्य नहीं रह पाया। न्यूलैंड का जो अष्टक नियम है यह भी ज्यादा दिनों तक मान्य नहीं रह पाया। ज्यादा दिनों तक मान्य नहीं रह पाया। आप कहिए न्यूलैंड ने क्या गड़बड़ी किया? डोबरेनर का गड़बड़ी था कि सारे तत्व उसके नियम पर फिट ही नहीं बैठते थे, इसलिए उस नियम को क्या कर दिया गया? परित्याग कर दिया गया।
लेकिन न्यूलैंड का भी नियम जो है, न्यूलैंड का भी जो नियम है वह धीरे धीरे करके क्या हो गया, अमान्य हो गया। अब न्यूलैंड का गुण क्यों अमान्य हो गया, इस बात को समझते हैं। सबसे पहले न्यूलैंड के तत्वों के वर्गीकरण के संदर्भ में जो अष्टक नियम था, वो अष्टक नियम धीरे धीरे करके अमान्य हो गया। क्यों अमान्य हो गया, उस बात को आप समझिए। सबसे बड़ी गलती था न्यूलैंड का कि न्यूलैंड का जो नियम है वह मात्र परमाणु संख्या 40 तक ही लागू होता है। और सॉरी द्रव्यमान संख्या यानी परमाणु द्रव्यमान 40 तक ही लागू होता है। परमाणु संख्या कैल्शियम का 20 है तो 20 तक लागू होता है। बात को समझे कि नहीं समझे। कैल्शियम के बाद ज्यो ज्यो हम आगे बढ़ते हैं, पहला तत्व का गुण 8वें का समान होता ही नहीं है। यानी कि एल्युमिनियम का गुण क्रोमियम के समान नहीं है, फास्फोरस के गुण मैग्नीज के समान नहीं है, सल्फर का गुण लोहा के समान नहीं है। सल्फर धातु है, सल्फर अधातु है, लोहा धातु है। तो न्यूलैंड ने अपने अष्टक नियम के आधार पर तत्वों का जो टेबल बनाया, उसी टेबल में उसका नियम लागू नहीं हो रहा था। न्यूलैंड का अष्टक नियम उनके टेबल में मात्र कहां तक लागू है, परमाणु संख्या 20 यानी कहां तक, कैल्शियम तक। कैल्शियम तक आप मिलाइए, 8वां तत्व का गुण पहले के समान होता है, ठीक है ना। बेरिलियम का गुण मैग्नीशियम के समान है, मैग्नीशियम का गुण कैल्शियम के समान है। लिथियम का गुण सोडियम और सोडियम का गुण पोटेशियम के समान है। हाइड्रोजन फ्लोरीन क्लोरीन के गुणों में समानता है। लेकिन जैसे परमाणु संख्या 20 कैल्शियम के बाद बढ़ते हैं, उसके बाद न्यूलैंड के टेबल में न्यूलैंडे का नियम पालन नहीं होता। यह सबसे बड़ा कारण है न्यूलैंड के अष्टक नियम का फ्लॉप होने का। जब न्यूलैंड से पूछा गया कि न्यूलैंड साहब यह अष्टक नियम बिल्कुल सही है और आपने टेबल बना के बहुत बड़ा काम किया, लेकिन ये टेबल में बताइए सल्फर पहला तत्व होता है तो 8वां लोहा होता है, सल्फर लोहा का गुण कैसे मैच कर गया आपके दिमाग में, बताइए। न्यूलैंड निकल गया। समझ गए कि नहीं समझ गए, बातों को आप समझ रहे ना। सबसे बड़ी गलतियां क्या थी, ये बड़ी गलतियां। दूसरी बड़ी गलती, डोबरेनर उतना बवंडर गलती नहीं किया था। डोबरेनर के समय साइंस अपने प्रारंभिक दौर में था तो कुछ दिमाग लगाया। और आपको बता दें कि डोबरेनर के दिमाग के बाद ही इसके दिमाग में ये ख्याल आया, क्योंकि पहले व्यक्ति डोबरेनर थे जो तत्व के परमाणु द्रव्यमान और उनके गुणों के बीच के संबंध को जानने की कोशिश की है। और वही काम न्यूलैंड ही न कर रहे हैं, ये भी तत्व के परमाणु द्रव्यमान और उसके गुणों के बीच संबंध खोजने का प्रयास कर रहे हैं। अंतर भाई सही तक वो तिर्यक है या अष्टक है। न्यूलैंड की दूसरी बड़ी गलती थी कि न्यूलैंड के समय में कुल 56 तत्व हैं। न्यूलैंड के समय कुल तत्वों की संख्या कितनी थी, 56 थी। और न्यूलैंड के समय जो कुल 56 तत्व थे, उनके विषय में न्यूलैंड का कहना था कि प्रकृति में कुल 56 तत्व है, ठीक है। न्यूलैंड जोर देकर कह रहा था कि ये ब्रह्मांड में केवल 56 तत्व है, आगे किसी तत्व का खोज होने वाला नहीं। न्यूलैंड जिंदे था, इनर्ट गैस की खोज हो गई है। न्यूलैंड को पकड़ के लाया। न्यूलैंड से अभी क्या हुआ, हीलियम का खोज हो गया है। हीलियम, व्हाट इज दिस हीलियम? यानी कि दूसरी, हाँ सॉरी, न्यूलैंड के समय इनर्ट गैस की खोज नहीं हुई थी। लेकिन
न्यूलैंड के समय 56 तत्व थे और वे जोर देकर बोले कि 56 तत्व ही रहेगा, आगे किसी तत्व का खोज होने वाला नहीं है। और आगे चलकर ढेरों तत्व की खोज हो गई। आज 118 तत्व की खोज हो चुकी है। आने वाले समय में और भी तत्व खोजे जाएंगे। तो पहली गलती देखे कि अपना नियम बनाया, उसी के आधार पर टेबल बनाया, टेबल बनाकर फ्लॉप लागू हुआ। कहां तक? कैल्शियम तक। दूसरा का 56 तत्व है, छपने रहेगा, आगे आविष्कार हो ही नहीं सकता, यह बात भी गलत। और तीसरा बवंडर गलती, डोबरेनर ने कहा कि तत्व के परमाणु द्रव्यमान के आधार पर उसे बढ़ते क्रम में सजाना है। न्यूलैंड ने अष्टक नियम में क्या बताया कि तत्व के परमाणु द्रव्यमान के आधार पर उन्हें बढ़ते क्रम में सजाना है, उन्हें बढ़ते क्रम में सजाना है। और न्यूलैंड ने अपने नियम को अपने से तोड़ा। देखिए यहां पर यह बढ़ते क्रम में है। न्यूलैंड से जब पूछा गया कि न्यूलैंड सभी क्रोमियम मैग्नीज के बीच में टिटेनियम काहे घुसल है, कि दिक्कत क्या है? का दिक्कत बहुत है। आप कह रहे हैं कि बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के बीच, बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर तत्वों को सजाना है, तो फिर यह टिटेनियम क्या कर रहा है? इसका भी जवाब नहीं दे पाया न्यूलैंड। का जा रहे पानी पीने। कहने का मतलब एक भयानक मिस्टेक ये लग रहा है कि नहीं, जानबूझकर क्या गया मिस्टेक है। आप खुद अपने से नियम बना रहे हैं, मन होता तोड़ दे रहे हैं। ये वर्गीकरण नहीं चलेगा। और इसलिए धीरे धीरे करके न्यूलैंड के अष्टक नियम के आधार पर जो तत्वों का वर्गीकरण किया गया, वो भी क्या हो गया? अमान हो गया। एक बार पढ़िए न्यूलैंड के कमियां क्या थी उनके अष्टक नियम में, तब और ज्यादा दिमाग खुलेगा आपका। क्लियर बात समझे? आइए दोस्तों, डोबरेनर भी फ्लॉप हो गया तिर्यक नियम ला करके। न्यूलैंड का अष्टक नियम भी क्या हो गया? फ्लॉप हो गया। अब आ गया है वर्गीकरण के लिए क्या? मेंडलीव। तत्वों के वर्गीकरण का पहला जो सफलतम प्रयास किया गया, तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण का जो सबसे सफलतम प्रयास हुआ, वो किसके द्वारा हुआ? मेंडलीव के द्वारा हुआ। मेंडलीव ने तत्वों के वर्गीकरण के लिए एक नए नियम का प्रतिपादन किया, जो मेंडलीव का आवर्त नियम के नाम से ही प्रसिद्ध हुआ, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ के नियम से ही प्रसिद्ध हुआ। तत्वों के वर्गीकरण का प्रथम प्रयास डोबरेनर के द्वारा हुआ, तिर्यक नियम के जरिए, अमान्य हो गया। उसके बाद न्यूलैंड के द्वारा अष्टक नियम के द्वारा हुआ, वो भी अमान्य हो गया। तत्वों के वर्गीकरण का पहला सफलतम प्रयास जो हुआ, वो किसके द्वारा हुआ? मेंडलीव के द्वारा हुआ। मेंडलीव ने तत्वों के वर्गीकरण के लिए या आवर्ती वर्गीकरण के लिए एक नए नियम का प्रतिपादन किया, एक नए नियम का प्रतिपादन किया। और वह नियम मेंडलीव के आवर्त नियम के से प्रसिद्ध है। वह नियम मेंडलीव के आवर्त नियम से प्रसिद्ध है।
और मेंडलीव का आवर्त नियम क्या है? तो साधारण अर्थों में कह दिया जाए तो सीधा कहना था, मेंडलीव का सीधा कहना था कि तत्व के गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन, पेरियोडिक फंक्शन आवर्ती फलन होते। मेंडलीव ने तत्वों के वर्गीकरण के आधार पर तत्वों के वर्गीकरण के लिए जो नए नियम का प्रतिपादन किया, वो नया नियम क्या था कि तत्वों के गुण उसके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती, तत्वों के गुण उसके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। तत्वों के गुण उसके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं, उसके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। अब यहां पर इस शब्द को समझने में आपको दिक्कत हो सकती है कि आवर्ती फलन का मतलब क्या हुआ, पीरियोडिक फंक्शन का क्या अर्थ हुआ, तो आवर्ती फलन का अर्थ क्या हुआ? तो इसका मतलब हुआ कि अगर तत्व को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर बढ़ते क्रम में सजाएंगे, अगर तत्व को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर बढ़ते क्रम में सजाएंगे तो निश्चित क्रम के बाद समान गुण वाले तत्वों की प्राप्ति होगी। यानी कि न्यूलैंड के नियम का ही विस्तार पूर्वक अध्ययन करके मेंडलीव ने एक नए आवर्त नियम का प्रतिपादन किया। जो बात न्यूलैंड ने कहा था, यह बात भी कुछ ज्यादा रिसर्च करके मेंडलीव बता रहे हैं। मेंडलीव कह रहे हैं कि तत्व को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाएंगे तो निश्चित क्रम के बाद समान गुण वाले तत्व की प्राप्ति होगी। न्यूलैंड कहा था कि 8वां तत्व जो है समान गुण वाला होगा, लेकिन मेंडलीव ये नहीं कह रहा कि 8वां समान गुण वाला होगा कि चौथा। मेंडलीव कह रहा कि कुछ निश्चित क्रम, किसी भी निश्चित क्रम के बाद समान गुण वाले तत्वों की प्राप्ति अवश्य होगी। क्लियर हो गया? बातों को समझ गए? आवर्ती फलन का मतलब समझे कि नहीं समझे? तत्व के गुण उसके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। तत्व के गुण उसके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। तत्व के गुण उसके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। तो तत्व के गुण उसके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होने का मतलब क्या है दोस्तों? मतलब यह है कि अगर तत्व को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाएंगे तो निश्चित क्रम के बाद एक समान गुण वाले तत्वों की क्या हो जाएगी? प्राप्ति हो जाएगी। क्लियर? बातों को समझ गए? अब आइए दोस्तों कि मेंडलीव ने जो तत्वों के वर्गीकरण के लिए आवर्त नियम का प्रतिपादन किया, मेंडलीव ने तत्वों के वर्गीकरण के लिए जो आवर्त नियम का प्रतिपादन किया, उस आवर्त नियम के आधार पर मेंडलीव ने एक टेबल का निर्माण किया। बात को समझ रहे कि नहीं समझ रहे? मेंडलीव ने तत्वों के वर्गीकरण के लिए एक नए आवर्त नियम का प्रतिपादन किया। मेंडलीव ने तत्वों के वर्गीकरण के लिए एक नए आवर्त नियम का प्रतिपादन किया। वो आवर्त नियम क्या है, समझ गए कि नहीं? और मेंडलीव ने अपने आवर्त नियम के आधार पर अपने समय ज्ञात तत्व, जिसकी संख्या 63 थी, न्यूलैंड के समय जो 56 तत्व थे, वे मेंडलीव के समय बढ़कर कितनी हो गई थी? 63। उन 63 तत्वों को मेंडलीव ने अपने आवर्त नियम के आधार पर रखकर एक टेबल का निर्माण किया। और इस तरह से मेंडलीव ने जो टेबल बनाया, उस टेबल का नाम क्या पड़ा? पीरियोडिक टेबल। क्या नाम पड़ा? पीरियोडिक टेबल, यानी कि आवर्त सारणी, यानी कि आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी।
यानी कि आवर्त सारणी पहली बार किसने बनाया? मेंडलीव। आवर्त सारणी के जनक ही इसलिए किसको कहा जाता है? मेंडलीव को आवर्त सारणी के जनक के, आवर्त सारणी के पिता के रूप में हम जानते हैं। मेंडलीव को हम आवर्त सारणी के जनक के, आवर्त सारणी के पिता के रूप में जानते हैं, क्योंकि पहली बार मेंडलीव ने ही पीरियोडिक टेबल का निर्माण किया। पहली बार मेंडलीव ने ही पीरियोडिक टेबल का निर्माण किया। पहली बार मेंडलीव ने ही पीरियोडिक टेबल का निर्माण किया। अब मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल बन चुके हैं ना, और वो किस प्रकार है उसका कुछ झलक आपके नोट में दिया हुआ। नोट में वो वही फिगर रखे हुए हैं जो आपके 10th क्लास के बुक में है। हालांकि आपके नोट में मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल है ना, ये सुधारा गया हुआ है। यानी कि बिल्कुल एक्चुअल वो पीरियोडिक टेबल नहीं है जिसको मेंडलीव ने खुद बनाया था, बल्कि समय समय पर मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में सुधार होते गया। और अभी जो आपके नोट में मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल देख रहे हैं, ये मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल का सुधारा गया स्वरूप है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए दोस्तों, अब समझना क्या है आवर्त सारणी की विशेषता। आवर्त सारणी की विशेषता। वीडियो नहीं चल रहा है। वीडियो चल रहा है दोस्तों। अमित कुमार, वीडियो तो चल रहा है। नेट खत्म हो गया होगा, हाँ हो सकता है। आइए, पीरियोडिक टेबल को पहली बार किसने बनाया? मेंडलीव ने। समझ रहे कि सब ऊपर ऊपर से जा रहा है। 8 से 10 घंटा सब मेहनत कर रहे हैं ना। बहुत का चेहरा देख कर नहीं लगता है कि मेहनत कर रहे हैं। सही बोलते हैं। इतना चमक दमक रहता है चेहरा पर, पढ़ने वाला का नहीं हो सकता है क्या? पढ़ने वाला का चेहरा एकदम गंभीर शांत। अब बहुत को तो ये भी भ्रम है कि नौकरी कर लेंगे, किसी भी तरह पढ़ेंगे नौकरी कर लेंगे। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। बहुत बड़ा रेस है। सेटिंग कराकर असली नौकरी होता है, सेटिंग कराकर कंप्यूटर ऑपरेटर का होता है। और सेटिंग कराइएगा पड़ोसी आपको नहीं चिंता पढ़ने में कैसन है क्या जी? अब तो सेटिंग कराकर नौकरी कर लेता, पड़ोसी चिट्ठी लिख देता है बोर्ड को कि हमारे बगल का विद्यार्थी भोतू था, कैसे नौकरी हो गया। ठीक है ना? बस आपको ये सच्ची बात है। कई बार अखबार में न्यूज आया कि सेटिंग कराकर नौकरी हो गया, बाद में पड़ोसी को पता चला कि तो नौकरी करने वाला इसके पास दिमागे न है। तब चेकिंग किया, एक बार पता तक किया। एक और घटना बता रहे थे। सेटिंग करा के नौकरी ले लिया और दोस्ती को सामने में जाकर के उसको सीने दिखा दिया कि दोस्त नौकरी ले लिए है। और दोस्त जो आपके साथ 5 साल 7 साल से रह रहा है उसको तो गतर गतर पता है आप कहाँ क्या किए हैं क्या जी। उसको दोस्त को एक बार बताया तो दोस्त ने हमने एज घटाने के लिए मैट्रिक 2 बार दिया है, इंटर भी 2 बार दिए हैं। तुरंत उस दोस्त को जैसे दिखाया नौकरी का रुतबा, तुरंत चिट्ठी लिख दिया। 4 महीना के बाद जो है अलग पार्टनर रहकर तैयारी कर रहा है। ये स्थिति है। तो सेटिंग गेटिंग उस और हम लोग काहे ध्यान देंगे क्या? हाँ, हवा जुटो का। हाँ, अब हर एक मार्केट में जगह जगह सेटर है। हाँ, जिसके बाप को मुखिया तक नहीं पहचानता है वो कहेगा डायरेक्ट मुख्यमंत्री तक पहुंचा हमारा।
सही बता रहे हैं। एक से एक ऐसे सेटर का घूम रहा, कहेगा मेरा पप्पा जो है ना विधायक का पीए है, मेरा पप्पा जो है ना डायरेक्ट मुख्यमंत्री के साथ चाय पीते हैं। अरे तो और पप्पा को पंचायत का मुखिया पहले पहचानता है, अब बात दे रहा है यहाँ पर। उस सब के चक्कर में नहीं रहिए, उस सब नालायक आदमी है। वो 2 साल और रहेगा, ठकेगा कुछ आदमी को, अब फिर गांव में जाएगा, वार्ड सदस्य का चुनाव लड़ेगा। ठीक है, हम इस बार 2-3 गो लफुआ को पकड़े हैं पंचायत चुनाव में। गांव में वार्ड सदस्य के लिए तुम यहाँ क्या करा? वार्ड सदस्य चुनाव खड़ा कर लिया। अच्छा, गांव वाला उसके बाद खूब धोया उसको। तो उस सब के चक्कर में नहीं रहना है। आपके पास मस्तिष्क है न, हो आप पढ़ने के योग्य है न, तो पढ़ाई की बात क्यों करते? केवल पढ़ाई की बात कीजिए। और आपको बता रहे हैं कि जब क्वेश्चन पूरा रट लिया उसके बाद बाहर कुछ है ही नहीं, तो फिर कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ दिक्कत तब है जब आप डेली नहीं पढ़िएगा, 2 दिन पढ़िएगा, तेसर दिन नहीं पढ़िएगा। ये गलत तरीका है। रोज पढ़िए, प्रतिदिन पढ़िए, आपको टेंशन ही नहीं रहेगा पढ़ने का। आप 2 दिन पढ़िए लगातार, 2 दिन छोड़ दीजिए, देखिएगा पता चलेगा कुछ हमको पढ़ा हुआ है ही नहीं, सब कुछ भूल गए हैं। तो इन सब बातों से बचिए। और आइए अगली टॉपिक पर, आवर्त सारणी के प्रमुख विशेषताएं। तो आवर्त सारणी को सबसे पहले किसने बनाया? मेंडलीफ ने बनाया। इसलिए आवर्त सारणी के जनक किसे कहते हैं? मेंडलीफ को कहते हैं। आवर्त सारणी की पहली विशेषता है कि मेंडलीफ के आवर्त सारणी में जितना वर्टिकल कॉलम है, ठीक है, वर्टिकल यानी कि ऊपर से नीचे, इस वर्टिकल कॉलम को वर्ग कहा जाता है। हाँ, हिंदी में उदर्ग कहते हैं। मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल को आप देख रहे हैं ना, तो ऊपर से नीचे वाला जो कॉलम है, जिसको हिंदी में उदग्र, अंग्रेजी में वर्टिकल कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं, या कभी कभी इसे समूह भी कहते हैं। हालांकि अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं? ग्रुप कहते हैं। तो मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे वाले वर्ग को क्या कहते हैं? ऊपर से नीचे वाले वर्ग को क्या, ऊपर से नीचे वाले कॉलम को क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। और मेंडलीफ ने अपने वर्गों को रोमन में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नाम दिया था। और मेंडलीफ के बाद उनके पीरियोडिक टेबल में एक और समूह जोड़ा गया, क्या? 0। मेंडलीफ ने अपने से जो पीरियोडिक टेबल बनाए थे उसमें वर्गों की संख्या कितनी थी? 8 थी। लेकिन मेंडलीफ के निधन के बाद इनर्ट गैस का खोज हुआ, और इनर्ट गैस के खोज होने के बाद मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में एक और समूह को जोड़ दिया गया, और उसका नाम क्या रखा गया? 0। तो ये जो 0 वाला वर्ग है, ये मेंडलीफ ने खुद नहीं बनाए थे, बल्कि मेंडलीफ के बाद के वैज्ञानिक ने उनके पीरियोडिक टेबल में ये 0 वाले वर्ग जोड़ दिए। तो मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल के उदग्र या वर्टिकल कॉलम को क्या कहा जाता है? ग्रुप, जिसकी संख्या टोटल 9 है। टोटल कितना है? 9 है, जिसको 1 से लेकर 8 और अंतिम को 0 नाम दिया गया है। मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में वर्गों की संख्या निश्चित ही 9 है, लेकिन मेंडलीफ ने खुद जो पीरियोडिक टेबल बनाए थे उसमें वर्गों की संख्या टोटल कितनी थी? 8 थी। मेंडलीफ के निधन के बाद जैसे ही इनर्ट गैस का खोज हुआ, तो सभी इनर्ट गैस को पीरियोडिक टेबल में नियत स्थान देने के लिए एक वर्ग जोड़ा गया, और उसका नाम क्या रखा गया? यानी कि 0 वर्ग में केवल इनर्ट गैस रखे गए। कौन गैस रखे गए? और 0 वर्ग को जोड़ने पर वर्तमान की बात करिएगा तो मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में वर्तमान समय में कुल कितने वर्ग हैं? 9, 8, 1, 0।
क्लियर? कोई दिक्कत? अगली विशेषता समझिए। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की अगली विशेषता है, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की अगली विशेषता है कि मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल के प्रत्येक वर्ग को ए 2 उपवर्ग में बांटा था, ए और, लेकिन 8वां वर्ग को किसी उपवर्ग में बांटा और 9वां जो बाद में जोड़ा गया उसमें भी कोई उपवर्ग नहीं। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल का, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के जो वर्ग हैं उस वर्ग को दो उपवर्ग में बांटा गया है, उपवर्ग ए, उपवर्ग बी, उपवर्ग ए, उपवर्ग बी। लेकिन उपवर्गों का यह बंटवारा केवल कहां तक है? मेंडलीव ने जो 8वां वर्ग बनाया उसे उपवर्गों में नहीं बांटा गया। मेंडलीव के बाद जो इनर्ट गैस के लिए 0 वर्ग जोड़ा गया उसे भी उपवर्गों में बांटा नहीं गया। क्लियर हो गया? अब मेंडलीव के आवर्त सारणी के जो प्रमुख वर्ग उपवर्ग हैं उनके तत्वों को गुणों के आधार पर विशेष नाम दिया गया है। मेंडलीव के आवर्त सारणी में विशेष वर्ग और उपवर्ग में जो तत्व मौजूद है उनको गुणों के आधार पर विशेष नाम दिया गया है, विशेष नाम दिया गया है। जैसे कि वर्ग 1 के उपवर्ग ए में सोडियम है, लिथियम है, पोटेशियम है, इसे क्या कहा गया है? क्षारीय धातु। उसी तरह वर्ग 1 के बी में कॉपर है, सोना है, चांदी है, जिनसे सिक्के बनाए जाते हैं, इसे क्या कहा जाता है? सिक्का धातु या मुद्रा धातु कहा जाता है। तो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में वर्ग 1 के ए, इसका मतलब समझ गए ना? 1 के ए का मतलब हुआ कि वर्ग 1 का उपवर्ग ए, वर्ग 1 का उपवर्ग बी। तो वर्ग 1 के उपवर्ग ए के तत्वों को क्या कहा जाता है? वर्ग 1 के बी के तत्वों को क्या कहा जाता है? सिक्का धातु। इसी तरह विशेष वर्ग को विशेष नाम दिया गया है, उस पर एक बार नजर दौड़ाइए। क्या क्या हुआ? 1 का क्षारीय धातु होगा, क्षारीय छूट गया है। 1 के एक को क्षारीय धातु कहते, क्षारीय छूट गया है। क्लियर? तो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल का 2 विशेषताओं को आप समझ गए कि ऊपर से नीचे वाला जो वर्टिकल कॉलम है इसे क्या कहते हैं? वर्ग को रोमन में अंकित किया था, किसमें? रोमन में। और मेंडलीव ने कुल 8 वर्ग बनाए थे, मेंडलीव के बाद एक जोड़ा गया, क्या? 0। उसके बाद वर्ग को उपवर्ग में बांटा गया था, लेकिन यह बंटवारा 7 तक हुआ था, 8वां को बांटा और 0 को जो बाद में जुटा वो भी बांटा। क्लियर हो गया? बातों को समझ गए? अगली विशेषता पर आइए। अगली विशेषता पर मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की अगली विशेषता है कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल 8 0। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल ये ए बी में बटा था, ए बी में बटा था, ए बी में बटा था, ये नहीं बता। अब देखिए मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में जो हॉरिजेंटल कॉलम है
ठीक है ना, हॉरिजेंटल कॉलम है। इस हॉरिजेंटल कॉलम को क्या कहा जाता है? आवर्त कहा जाता है। ये जो हॉरिजेंटल कॉलम है इसको क्या कहा जाता है? आवर्त कहा जाता है। आवर्त कहा जाता है, पीरियड कहा जाता है, आवर्त कहा जाता है, पीरियड कहा जाता है। वर्टिकल को वर्ग, हॉरिजेंटल को आवर्त। और मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में आवर्तों की संख्या टोटल कितनी थी? 7 है, जिसे 1 2 3 4 7 नाम दिया गया। यहां पर मेंडलीव ने रोमन अंकों का इस्तेमाल नहीं किया। रोमन अंकों का इस्तेमाल मेंडलीव ने केवल किसको दर्शाने के लिए किया? क्लियर है बात? समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? तो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में जो हॉरिजेंटल कॉलम है, जो इसको बोलते हैं क्षैतिज, इस तरह के कॉलम को क्या बोलते हैं? क्षैतिज कॉलम है। इस क्षैतिज कॉलम को क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं या पीरियड कहते हैं। आवर्त या पीरियड कहते हैं। और आवर्तों की संख्या मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में कितना थी? 7 थी। क्या थी? 7 थी। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं। 3 विशेषता समझ गए, 4 विशेषता समझ गए, वेरी गुड। अगली विशेषता कि मेंडलीव के बारे में हम शुरुआत में ही समझे थे। मेंडलीव के बारे में हम शुरुआत में ही समझे थे कि मेंडलीव जो है वो तत्वों के वर्गीकरण का सबसे सफलतम प्रयास, यानी कि सबसे पहले तत्वों के वर्गीकरण के लिए जो सफलतम प्रयास हुआ वो किसके द्वारा हुआ? वो मेंडलीव के द्वारा हुआ। यानी कि जिसके लिए उन्होंने वर्गीकरण किए वह कार्य हुआ, इसलिए वो सफल हुए। और वर्गीकरण किस लिए हुआ? तत्व के गुणों के अध्ययन को आसान बनाने के लिए। तो मेंडलीव के ये जो पीरियोडिक टेबल है इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि यह तत्व के गुणों के अध्ययन को आसान बनाया। मेंडलीव के एक वर्ग में उपस्थित या एक उपवर्ग में उपस्थित तत्व के गुण क्या थे? समान थे। मेंडलीव के किसी भी वर्ग के उपवर्ग में जितने भी तत्व हैं सबके गुण क्या हैं? समान है। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के किसी भी वर्ग के उपवर्ग के तत्वों में से एक के बारे में आप पढ़ लीजिए, बाकी सबका अनुमान आपको निकल जाएगा। क्योंकि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के किसी वर्ग के उपवर्ग में स्थित सभी तत्व के गुण क्या होते हैं? समान होते हैं। तो जिस कार्य के लिए मेंडलीव ने तत्वों का वर्गीकरण किया, जिस कार्य के लिए मेंडलीव ने तत्वों का वर्गीकरण किया, वह कार्य बिल्कुल सफल हुआ। एक उपवर्ग में उपस्थित तत्व के सारे गुण क्या थे? समान। क्लियर हो गया? अगली विशेषता और सबसे भयंकर विशेषता यही है। मेंडलीव के समय तत्वों की संख्या कितनी थी? 63। मेंडलीव के समय तत्वों की संख्या कितनी थी? 63। लेकिन मेंडलीव ने क्या कहा कि अभी 63 तत्व है और मेंडलीव ने अनुमान लगा कि भविष्य में और भी तत्वों की खोज होगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, आगे किस तरह के तत्वों की खोज होगी और उसे पीरियोडिक टेबल में कहां रखा जाएगा उसके लिए स्थान भी जोड़ दिया। यानी कि पीरियोडिक टेबल जो बनाया मेंडलीव ने, उन पीरियोडिक टेबल में कई जगह स्थान खाली थे। और अपने पीरियोडिक टेबल के खाली स्थान के बारे में मेंडलीव ने बताया कि आगे चलकर इस तरह के गुणों वाले तत्व का खोज होगा, यहां पर वो रखा जाएगा। और सच में ऐसा ही हुआ। जो अनुमान के जो अनुमान बताए थे भविष्य में खोजे जाने वाले तत्वों को लेकर मेंडलीव ने, वो बिल्कुल सही साबित हुआ। बिल्कुल सही साबित। भारत में इस तरह का वैज्ञानिक रहता तो उसको लोग बहुत बड़ा साधु संत बाबा बना देते। चमत्कार नहीं, आज समझिए असली चमत्कार मेंडलीव साहब करके गए। जिस प्रकार के गुणों को लेकर अंदाजा लगाया, सेम टू सेम उसी तरह के तत्व हो गए।
उन्होंने बाकायदा भविष्य में खोजे जाने वाले तत्वों का नाम भी रख दिया। बाद में उस तत्व के जब खोज होगी तो उसके नाम में कुछ परिवर्तन हुआ। जैसे देखिए नाम रखा गया, जैसे क्या क्या रखा गया, उसके जगह पर कौन से नए तत्वों का खोज हुआ, इसके बारे पढ़िए। क्लियर? तो मेंडलीव की सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि वे भविष्य में खोजे जाने वाले तत्वों की भविष्यवाणी की, उसके लिए अपने पीरियोडिक टेबल में स्थान छोड़े और यह भविष्यवाणी उनकी पूर्णतः सही साबित हुई। और ऐसे 3-4 लगभग 4 तत्वों का भविष्यवाणी किया जो एकदम सटीक हुआ। बात को समझे कि नहीं? अगली विशेषता बताते हैं। मेंडलीव के समय कुछ तत्व के परमाणु द्रव्यमान गलती निकाला हुआ था। कुछ तत्व के परमाणु द्रव्यमान गलती निकाला हुआ था, लेकिन मेंडलीव जब उन्होंने पीरियोडिक टेबल पर उसे सजाया तो उनको आभास लग गया कि जरूर इसके परमाणु द्रव्यमान में कोई ना कोई लोचा है, यानी गड़बड़ है। मेंडलीव के समय कुछ तत्व के परमाणु द्रव्यमान गलत निकाले गए थे, लेकिन मेंडलीव ने उन तत्वों के परमाणु द्रव्यमान पर न ध्यान देकर और गुणों को ध्यान दिया और पीरियोडिक टेबल में उसे उचित स्थान प्रदान किया। और बाद में देखा गया कि मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल पर जो स्थान दिया था गलत निकाले गए परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व का, जब उसका सही निकाला तो पीरियोडिक टेबल पर एकदम वो फिट स्थान पर रखा हुआ था। तो इस तरह मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के कई गुण और विशेषताएं आपको हम बताएं, लेकिन इतने गुण विशेषता होने के बाद भी मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में कुछ कमियां पाई गई, कुछ गलतियां मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में हुआ। तो अगले क्लास में हम मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के गलतियों का जिक्र करने वाले हैं दोस्तों। मिलिए अगले क्लास में। बिहार पुलिस के लिए क्या पढ़े केमिस्ट्री में? तो कुछ नहीं, क्वेश्चन पढ़ना है, लगातार क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन का बहुत अच्छा कलेक्शन करके दे ही दिए हैं, क्वेश्चन को लगातार पढ़ते रहिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में।